यस हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे एंड आई होप आपकी जो क्लास 10th की जर्नी रही होगी बहुत अच्छी रही होगी, राइट। उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, बहुत चीज़ आपने याद की होंगी, राइट। बट नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन। अब हम क्लास 11th में आ गए हैं और क्लास 11th में बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। उसमें से फर्स्ट जो हमने मैथमेटिक्स का चैप्टर दिया है वो सेट थ्योरी। इसके बारे में जो आज का क्लास होने वाला है इसमें हम सारी बेसिक चीज़ें सीखेंगे, उसके बाद मूव ऑन होंगे, ठीक है। सेट थ्योरी जो इसमें कंसेप्ट देने वाले हैं, इसमें क्या होगा, आपका बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक जाएंगे। मतलब सारी चीज़ें आपको आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगी, है ना। एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू कीप पेन एंड पेपर विथ यू सो दैट आप सारी चीज़ें नोट डाउन कर सके। एंड बहुत सारे आपको इसमें क्वेश्चंस भी मिलेंगे, आप खुद भी सॉल्व करो, है ना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा सेट थ्योरी, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जानने से पहले ये जानते हैं कि सेट आया कैसे, किसने डेवलप किया, क्यों डेवलप हुआ। सबसे ज़रूरी तो वही बातें होती हैं। सो अगर बात करें सेट थ्योरी का या सेट के कंसेप्ट का डेवलप का, सो कहा जाता है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी आवश्यकता आविष्कार की जननी है ना। तो ऐसा ही कुछ हो रहा था अराउंड 1870 के आसपास, अराउंड 1874 के आसपास। उस टाइम के जर्मन मैथमेटिशियन थे जॉर्ज कैंटर। ये कुछ अपने मैथ्स पे वर्क कर रहे थे। किस पे काम कर रहे थे ये? ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज पे, ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज पे काम कर रहे थे। आपने पढ़ा होगा ट्रिगोनोमेट्री, है ना। तो उसी पे ये काम कर रहे थे। उसी टाइम इनके माइंड में एक कंसेप्ट आया था सेट थ्योरी का। अगर सेट बोले, सेट क्या होता है बेसिकली, तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डेटा। अगर सेट को डिफाइन करें तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डेटा। ऑब्वियसली जब ये ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज को सॉल्व कर रहे होंगे तो इनके पास बहुत सारा डेटा आया होगा। तो वहां पे सेट का कंसेप्ट कैसे आया? तो इन्होंने क्या करा था कि बहुत सारे डेटा को ग्रुप में बांट लिया था, है ना। बहुत सारे डेटा को क्या किया था, ग्रुप में बांट लिया था, और वहां से सेट थ्योरी का इन्होंने कंसेप्ट दिया था। सिंपल सी चीज है ना, आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारी बुक हैं। अगर एक ग्रुप बनाकर अरेंज प्रॉपर वे में रख लोगे तो सिंपल होगा। हमें फिजिक्स की बुक निकालनी, यहाँ से निकाल दोगे, मैथमेटिक्स की बुक यहाँ से निकाल दोगे, है ना। सिंपल एग्जांपल आप देख सकते हो, आपके स्कूल में लाइब्रेरी या आपके कॉलेज में लाइब्रेरी, है ना। तो वहीं से कंसेप्ट इन्होंने डेवलप किया था। अब बेसिक चीज़ें ये समझ लिया कि कहाँ से डेवलप हुआ सेट। अब हम सीखते हैं कि सेट एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। सो हमने क्या डिफाइंड किया कि सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डेटा। यहां पे दो चीजें हैं, डेटा एंड वेल डिफाइंड। सबसे पहला ये समझ लें कि जो कलेक्शन करते हैं, राइट, कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी बहुत सारा ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसको कलेक्ट कर लिया। सो जब सारे ऑब्जेक्ट को कलेक्ट कर लिया तो ये बन गया हमारे पास डेटा, ठीक है। जितने भी ऑब्जेक्ट थे सबको कलेक्ट कर लिया, वो क्या बन गया, डेटा। अब अगर ये डेटा वेल डिफाइंड है, अगर ये डेटा वेल डिफाइंड है, अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? सिंपल, अगर मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन करूं कि कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, आपके क्लास के अच्छे बच्चों का एक कलेक्शन बनाना है,
आप बना लोगे? बना लोगे? अब मान लो गुड स्टूडेंट्स में आप कुछ नेम सजेस्ट करते हो, कुछ नेम सजेस्ट करते हो, सपोज बंटी, रमेश, ऐसा कुछ नाम आपने सजेस्ट किया। बट ऐसा हो सकता है कि आपने जो गुड बच्चों में नाम सजेस्ट किया हो, आपका फ्रेंड, आपके टीचर्स बोलेंगे नहीं ये अच्छा बच्चा नहीं है, तो वहां पे ऑब्जेक्शन हो गया। यानी जो हमारा यहां पे वर्ड गुड था वो वेल डिफाइंड नहीं था। वेल डिफाइंड तब होगा जैसे मान लो हमने अगर हम ऐसा बोल देते कि कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु स्कोर्स मोर देन 90% इन मैथमेटिक्स, यानी वैसे स्टूडेंट्स का कलेक्शन जो 90% से ज्यादा मैथ्स में स्कोर कर रहे हैं। अब यहां पे हमने क्या रखा, एक क्राइटेरिया दे दिया, एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि अगर 95% से ज्यादा होगा तो वो उस ग्रुप में या उस कलेक्शन में होगा। तो ये क्या हो गया, वेल डिफाइंड। यानी कहीं पे हमने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि अगर ये चीज आप फुलफिल कर रहे हो, अगर ये चीज कोई स्टूडेंट फुलफिल कर रहा है तो उस ग्रुप में या उस कलेक्शन में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहां पे जो हमने 90% का क्राइटेरिया रखा था ये वेल डिफाइंड हो गया, क्योंकि हमें पता है ना कि अगर मान लो कि रमेश 90% से ज्यादा या 90% मार्क्स लाया तो ये ट्रूथ है, ये जेन्युइन है, कोई इस पे ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता है। क्लियर है? तो क्या बात कर रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या बोलेंगे, डेटा, और डेटा अगर वेल डिफाइंड होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेट। क्लियर है? क्लियर है ना? बहुत सारा सेट का एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे अगर आपके डेली लाइफ की बात करें तो आपका किचन सबका है ना? सिंपल सी बात है ना, मान लो अपने माँ से आपने खाना मांगा, सो ऐसा थोड़ी है कि आपकी माँ इधर उधर जहां पे बर्तन रखा हुआ है वहां पे इधर कभी सारा इधर उधर करके तब आपके लिए प्लेट निकाली और फिर खाना दी। नहीं, वहां पे प्रॉपरली उन्होंने अरेंज करके रखा है कि इस स्लॉट में हमारा प्लेट है, इस स्लॉट में ग्लास है, और वहां से इजीली आपको प्लेट निकालकर आपको लिए खाना दे दी। और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे हमारा आपका स्कूल बैग में क्या अलग अलग स्लॉट आपने बना रखा है, इस वाले स्लॉट में बुक रखेंगे, इस वाले स्लॉट में जितनी भी कॉपी होंगी उसको रखेंगे, इस स्लॉट में लंच बॉक्स, इस स्लॉट में मतलब अलग अलग चीजें रखते हो, वाटर बॉटल, है ना? तो हर जगह हमने क्या कर रखा है, ग्रुपिंग कर रखा है ना? हर जगह कुछ कलेक्शन बना रखा है कि इस कलेक्शन में ये रहेगा, इस कलेक्शन में ये रहेगा। और भी एग्जांपल ले सकते हो, आपके घर में आपने बुक केस बना रखा होगा, हो सकता है आप किसी और रूम में आपका बुक केस है और आप किसी और रूम में पढ़ रहे हो, आपको सर्टेनली किसी बुक का जरूरत पड़ा और आप कुछ इंपॉर्टेंट बहुत सारा टास्क कर रहे हो, तो आप हो सकता है अपने छोटे भाई या बहन को बोलोगे कि वो बुक लेकर आओ। इट मे बी कि हो सकता है वो लोअर ग्रेड में अभी पढ़ रहा हो, उसको ना पता चले कि हाँ मैथ्स का बुक क्या है, केमिस्ट्री का बुक क्या है, तो आप सजेस्ट कर सकते हो ना कि बुक केस में ये जाना और जो थर्ड में से इधर से 4th नंबर वाला बुक निकाल कर ले आओ। सो सिंपल ना? तो ये सारा एग्जाम्पल्स है। और भी जैसे एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे आप शॉपिंग मॉल में गए हो, मॉल में क्या होता है, हर एक सेक्शन, हर एक चीज का एक एक सेक्शन होता है कि आप इसमें चले गए तो यहां पे ये चीजें मिलेंगी, यहां पे गए तो ये चीजें मिलेंगी। तो प्रॉपर वे में सारी चीजें अरेंज होती हैं। तो ये सारे ना बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स है जिससे आप समझ सकते हो कि सेट होता क्या है। जहां पे कोई भी वर्ड है, कोई भी क्राइटेरिया है, अगर वो वेल डिफाइंड है तभी वो सेट होगा। जैसे आपसे अगर मैं एक क्वेश्चन करूं कि आप ऐसे क्रिकेटर्स का ग्रुप बनाओ, यानी ऐसे बोलो कि अगर गुड क्रिकेटर्स का ग्रुप बनाना है, इंडिया के गुड क्रिकेटर्स का ग्रुप बनाना है या कलेक्शन बनाना है, बना सकते हो।
अब उसमें क्या होगा कि आप एक नाम सजेस्ट कर दिए, सपोज रोहित शर्मा या विराट कोहली, कोई भी एक नाम सजेस्ट करो या बहुत सारा नाम सजेस्ट कर लिए। बट ऐसा हो सकता है कि आपका फ्रेंड, आपका भाई जो आपने नेम सजेस्ट करा उससे बोले कि नहीं ये अच्छा नहीं है, इसने मैच नहीं जीता है, ये अच्छा नहीं हो सकता है। तो यहां पे जो वर्ड गुड है ना वो क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। तो जहां पे भी अगर डेटा का कलेक्शन है और वो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट नहीं होगा, ठीक है। और इस सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट इन द सेट, हम लोग सेट को कैसे डिनोट करते हैं, है ना, तो ये जानना जरूरी है। तो कैसे करते हैं, अगर मान लो कि हम ऐसा लेते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल वोवेल्स इन अल्फाबेट्स। सो अल्फाबेट्स में हमारे पास क्या है, A to Z, बट कलेक्शन ऑफ ऑल वोवेल्स, ऑल वोवेल्स क्या हो गया, सो A, E, I, O एंड U। अगर सेट का नाम देने की बात है तो सेट की जो नेमिंग होती है ना, ऑलमोस्ट हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से करते हैं। जैसे ये हमारे पास सेट हो गया, ऑब्वियसली सेट है क्योंकि AEIOU जो हमने वर्ड वोवेल्स दिया है वो क्या वेल डिफाइंड है, इसमें किसी का ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता है, कोई तर्क नहीं कर सकता है, ठीक है, इसलिए ये सेट हुआ। अब हमने इस सेट का नेम दे दिया A, अभी बताया था जनरली हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ये सेट हो गया। अब क्या करते हैं, इक्वल, यहां से स्टार्ट करते हैं। सो ये आपको पता है कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है, ये बताता है कि यहां से स्टार्ट हुआ और जब डेटा हम सारा लिख चुके होते हैं तो अगेन एट द एंड एक और कर्ली ब्रैकेट ऐड करते हैं। इस तरह से हम सेट को अरेंज किए। अब क्या हो गया, सेट A इज इक्वल टू A, E, I, O, U। अब ये जो हमारा सारा AEIOU है इसको बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट, या फिर आप इसको मेंबर्स भी बोल सकते हो, ठीक है ना। एंड ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्ट तो है ही, है ना। तो हमारा एक सेट A है जिसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, AEIOU, ठीक है ना। आगे जाकर एक और चीज आप पढ़ोगे, यहां पे एक और चीज पढ़ोगे, वो क्या होता है, जस्ट आप ये चीज देख लो यहां पे, वो क्या है कि हमने लिख दिया NA। NA मतलब क्या हुआ, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, यानी सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। इसको और भी चीज हम लोग बोलते हैं कार्डिनल। जस्ट ये सारी चीजें नोट करते चलो, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, या फिर बोल सकते हो कार्डिनलिटी ऑफ सेट। अब NA के बारे में बात करें तो यहां पे NA कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 हो गया। ऑलवेज ध्यान रखना है आपको कि जो कार्डिनल नंबर निकालते हैं ना, ये जो एलिमेंट्स होने चाहिए डिस्टिंक्ट होने चाहिए, यानी अलग अलग होने चाहिए। अब ऐसा हो सकता है कि आपको एक ऐसा एग्जांपल दूं मैं, ओके, अगर ऐसा एग्जांपल देते हैं, यस, सपोज करो आपके पास एग्जांपल है, एक सेट B है जिसमें एलिमेंट्स 1 1 2 3 है। अब आपसे पूछा जाए कि इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या है, दैट इज NB क्या है, तो आपका क्या जवाब होगा,
जनरली आप क्या करोगे, 1 2 3 4, 4 लिख दोगे, जो कि गलत है। अभी हमने क्या बताया कि कार्डिनल नंबर अगर आप फाइंड आउट करते हो तो उसमें क्या होता है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी डिस्टिंक्ट एलिमेंट होना चाहिए। यहां पे हमने 1 1 2 बार लिख रखा है, तो एक्चुअल जो ये सेट होगा वो क्या होगा, 1 2 एंड 3, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने इसमें, 3। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। और भी इससे रिलेटेड चीजें हम लोग देखेंगे डिटेल में आगे जब चैप्टर में मूव करेंगे। अभी फिलहाल हमें डिफाइन करना था कि सेट क्या होता है, और कोई भी कलेक्शन दिया हुआ है तो वह सेट होगा या नहीं होगा। आई होप कि यहां तक की सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, है ना। अब हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ इलस्ट्रेशन लेंगे और उसको समझेंगे कि वो सेट होगा या नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा, या फिर होगा तो क्यों होगा। ठीक है, तो फर्स्टली हमने द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, दिस सेट कंटेन्स 5 एलिमेंट्स नेमली ए ई आई ओ यू। तो ये सेट होगा ना, क्योंकि ये जो हमने वॉवेल्स लिया है ये वेल डिफाइंड है। अब ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे कि ए वॉवेल है तो आपका दूसरा फ्रेंड बोलेगा कि नहीं ये ए वॉवेल नहीं होता है, यानी कोई ऑब्जेक्शन, कोई तर्क यहां पे नहीं हो सकता है। सो हमारा जो कलेक्शन होगा ए ई आई ओ यू, ये एक सेट होगा। ठीक है, और भी एग्जांपल्स लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स इज अ सेट। अब आपको यहां पे ध्यान होना चाहिए, दो चीजें हैं, एक प्राइम और दूसरा नेचुरल। अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, सो ऑल काउंटिंग नंबर्स। सो नेचुरल नंबर हमारा क्या हो गया, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इस तरह से अगर प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वैसे नंबर जो खुद से या फिर 1 से डिविजिबल होंगे, उसके अलावा और किसी से डिविजिबल नहीं होंगे। ठीक है, जैसे 2, या तो ये 1 से डिविजिबल होगा या फिर 2 से होगा। फिर से बात करें 3, तो या तो 1 से या फिर 3 से। फिर बात करें 5 या तो 1 से डिविजिबल होगा या फिर 5 से। फिर बात करें 7, तो ये तो 1 से नहीं तो 7 से। क्या 9 हो सकता है, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये 1 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है एंड 9 से भी डिविजिबल है, तो 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। क्लियर है, आई होप कि एक प्राइम नंबर का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब यहां पे क्या बोला जा रहा है, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स, यानी प्राइम भी होना चाहिए, नेचुरल भी होना चाहिए। तो क्या क्या बन सकता है हमारे पास, सो 2 3 5 7 एंड 11। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स क्या हो गए, प्राइम नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये भी हो जाएगा सेट। करेक्ट है, समझ में आ गया। ओके, फिर नेक्स्ट चलते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन इज अ सेट। हमारे इंडिया में फिलहाल कितने स्टेट्स हैं, सो 28 है ना। अगर आपसे बोला जाएगा इसका लिस्ट तैयार करने के लिए, तो आप इजीली सारा लिस्ट बना सकते हो, और जो आप लिस्ट तैयार करोगे उसमें कोई ऑब्जेक्शन, किसी का ऑब्जेक्शन नहीं होगा। अब ऐसा थोड़ी है कि आप बोल दिए कि बिहार एक स्टेट है, तो कोई ऑब्जेक्शन थोड़ी कर सकता है कि बिहार स्टेट नहीं है। ठीक है ना, तो यहां पे जो हमने कलेक्शन बनाया था, जो भी स्टेट का कलेक्शन, ये भी क्या हुआ हमारा, वेल डिफाइंड हो गया, और इसलिए ये भी एक सेट होगा। क्लियर है, और भी एग्जांपल्स लेते हैं।
द कलेक्शन ऑफ पास्ट प्रेसिडेंट्स ऑफ द इंडियन यूनियन इज अ सेट। अगर पास्ट प्रेसिडेंट्स की बात करें, जैसे आपने ले लिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, तो वैसा तो नहीं है कि आपने राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट कहा कि फॉर्मर प्रेसिडेंट्स थे, तो ऐसा कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं लगा सकता। यानी जो हमने यहां पे पास्ट प्रेसिडेंट लिया है ना, ये भी क्या है, वेल डिफाइंड है ना, ये भी हमारा क्या है, वेल डिफाइंड डेटा है ना, क्योंकि जो प्रेसिडेंट्स हुए इंडिया में वो वेल नोन है, मतलब उनमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता कि ये प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं, ये चीज फैक्ट है, ठीक है ना। तो जहां पे भी हमें वेल डिफाइंड डेटा मिलेगा तो वो सेट होगा, ठीक है, ओके। सो और एग्जांपल लेते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा द कलेक्शन ऑफ क्रिकेटर्स, द कलेक्शन ऑफ क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड who were out for 99 runs in टेस्ट मैच। वैसे क्रिकेट प्लेयर्स का ग्रुप या समूह बनाना है जो टेस्ट मैच में 99 पे आउट हो गए। अब 99 पे जो आउट हुआ है ना, ये भी फिक्स है, क्योंकि जो 99 पे आउट हुए हैं वो तो रिकॉर्ड हो चुका है, उसको कोई चेंज तो नहीं कर सकता है। तो यहां पे जो हमने लिया है कि जो 99 रन पे आउट हो गया है, और किसमें, टेस्ट मैच में। अब एग्जांपल ले सकते हो सौरभ गांगुली, है ना, सनत जयसूर्या, ये सारे क्या है, 99 रन पे टेस्ट क्रिकेट में आउट हो चुके हैं टेस्ट मैच में। क्लियर है ना। तो ये भी एक फैक्ट है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, वेल डिफाइंड डेटा है हमारे पास। कि अगर हमने लिख दिया कि सौरभ गांगुली 99 पे टेस्ट में आउट हुए तो हुए हैं, अब ऐसा थोड़ी कि आप जाकर चेंज कर दो कि नहीं, या फिर कोई बोलेगा कि नहीं सौरभ गांगुली आउट नहीं हुए 99 पे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पे एग्जांपल 6 है, द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स, यहां पे हमने वर्ड किया लिया है गुड। अब यहां पे ये जो गुड है ना, वेल डिफाइंड नहीं है। यानी अगर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो सकता है आप इसमें कुछ नेम सजेस्ट कर दोगे, सचिन तेंदुलकर, रॉबिन सिंह, हेमंत बदानी, महेंद्र सिंह धोनी, बहुत सारा नाम इसमें आप सजेस्ट कर सकते हो। बट ये क्या जो आपने लिस्ट तैयार करा है, क्या उससे सब सेटिस्फाइड है? सारे उस डेटा को मान सकते हैं कि हाँ ये सारा जो लिस्ट आपने बनाया है वो गुड प्लेयर्स का लिस्ट है? नहीं, क्योंकि यहां जो वर्ड गुड है ना, ये वेल डिफाइंड नहीं है। अगर यहां पे आप लिस्ट इस तरीके से बनाते कि सारे गुड क्रिकेटर्स का लिस्ट जिसने अपने कैरियर में मोर देन 30 प्लस यानी 30 प्लस सेंचुरी बनाया हो, तो वो लिस्ट क्या हो जाता, वैसा लिस्ट होता जिसको सब मानते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, कोई तर्क नहीं होता, है ना। तो ये क्या बोल रहे हैं कि द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया इज नॉट अ सेट। क्योंकि जो आपने गुड लिया है ना, इस पे क्राइटेरिया नहीं रखा है। क्राइटेरिया रख देते कि जिसने 10 विकेट लिए एक मैच में, जिसने 5 प्लस विकेट लिया है, ऐसा कुछ क्राइटेरिया रखते जिसने कंटिन्यू 5 मैचेस में सेंचुरी लगाई है। तो कुछ क्राइटेरिया अगर रखते ना तो यहां पे वेल डिफाइंड हो जाता, तब वो सेट कहा जाता। बट ये जो गुड बनाया आपने वो सेट नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स इन योर स्कूल इज नॉट अ सेट। अब आप स्कूल जा रहे हो, आपके स्कूल में बहुत सारे टीचर्स होंगे, है ना, बहुत बच्चों के फेवरेट टीचर भी होते हैं। तो अगर आपसे मालूम बताया जाए या पूछा जाए या आपको टास्क दिया जाए कि आप अपने स्कूल के 5 गुड टीचर्स का लिस्ट बनाओ या कलेक्शन बनाओ या डेटा बनाओ,
तो हो सकता है आपने कुछ नेम सजेस्ट करा होगा, हो सकता है जो आपके कुछ फ्रेंड्स हो वो उससे सहमत ना हो, बोले कि नहीं ये जो आपने टीचर बी रखा है ये अच्छा टीचर नहीं है, ये अच्छा नहीं पढ़ाते, इनको पढ़ाया हुआ मुझे समझ नहीं आता है। तो यहां पे क्या हो गया, ऑब्जेक्शन हो गया, तर्क हो गया। अब यहां पे भी कुछ आप क्राइटेरिया सेट कर देते कि हां वैसे टीचर जिनके द्वारा पढ़ाया गया सारे स्टूडेंट्स 80+ मार्क्स ला रहे अपने सब्जेक्ट में, तो क्राइटेरिया हो जाता। बट यहां पे आपने कोई क्राइटेरिया सेट नहीं रखा है, इसलिए यह भी सेट नहीं होगा। ठीक है, ओके। आई होप कि यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अब ऐसा है कि जैसा हम लोग स्टार्टिंग में आपसे कहा था हमने कि जो सेट पढ़ेंगे ना, जो जनरली डिनोट करते हैं सेट को, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से करेंगे। तो यहां पे ना कुछ चीजें रिजर्व है पहले से। अगर कहीं पे n लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी जितना जो लिस्ट बना है यहां पे सारे काउंटिंग नंबर्स है। तो काउंटिंग नंबर्स का ये जो कलेक्शन हो गया, इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, n से। ठीक है, एक और टर्म आपको यहां पे मिल सकता है w। w किस लिए, सो दिस इज फॉर होल नंबर। ये किस लिए, होल नंबर। सो होल नंबर्स क्या होता है, अगर आप इस नेचुरल नंबर्स में 0 इंक्लूड कर दिए है ना, इस नेचुरल नंबर में अगर आप 0 इंक्लूड कर दिए तो वो हो गया होल नंबर। तो अगर कहीं पे आपको w दिखता है दैट मीन्स सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, वैसे ही अगर आपके पास कहीं z दिखे, अगर z दिखे आपको कहीं पे लिखा हुआ, तो z का मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स की बात करें, इंटीजर्स क्या हो सकता है, तो इंटीजर्स हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। जैसे मान लो ये चला आ रहा है माइनस इन्फिनिटी, मतलब माइनस इन्फिनिटी में बहुत बड़ा क्वांटिटी है, यहां से चलता आ रहा है। सपोज हमने इसको पकड़ लिया -2 पे, सो -2 -1 0 1 2 3 एंड ये कहां तक चलता जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये क्या हो गया, सेट ऑफ इंटीजर्स, इसको डिनोट करेंगे z से। अब जैसा कि यहां पे आप देख रहे हो कि पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और न्यूट्रल भी है। तो ये जो पार्ट होगा हमारा, यानी माइनस इन्फिनिटी से -1 तक, ये हो गया z माइनस, और ये हो गया हमारा z प्लस। और 0 क्या होता है, न्यूट्रल नंबर होता है, ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। तो z माइनस कहीं पे लिखा हुआ है, इसका मतलब सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, एंड z प्लस लिखा हुआ है तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। राइट, गुड। उसके बाद हमारे पास है q। q का मतलब अगर आपको कहीं पे दिख रहा है q, इसका मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। अब अगर बात करें रेशनल नंबर का, तो रेशनल नंबर क्या होता है, वैसे सारे नंबर्स जो p/q के फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, अब जैसे आपसे पूछा जाए क्या 5 रेशनल नंबर है, तो आप जनरली अगर देखोगे तो इसको लिख सकते हो p/q के फॉर्म में। तो यहां p तो है लेकिन q नहीं है, तो आप 5 को 5/1 भी तो लिख सकते हो। तो इससे क्या हो गया, ये भी रेशनल नंबर हो गया। रेशनल नंबर आपके टर्मिनेटिंग हो सकते हैं या रेकरिंग हो सकता है, जैसे 1.2222 एंड सो ऑन। ये क्या हमारा रेकरिंग है, दैट मीन्स ये हमारा जो नंबर हो गया, ये क्या हो गया, रेकरिंग नंबर, रेकरिंग डेसिमल हो गया। ठीक है ना, वैसे ही 1.25 ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। ये क्या हो गया,
टर्मिनेटिंग डेसिमल और ये भी रेशनल नंबर होगा। तो रेकरिंग भी हो सकता है और टर्मिनेटिंग भी होगा। अब जैसे रेकरिंग का कंसेप्ट आपके माइंड में आ रहा हो कि ये कैसे हो रहा है, जैसे मान लो 1 को आप 3 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा 0.3333 एंड चलता जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.2 पे ये बार, या रेकरिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसे रेशनल नंबर हो सकते हैं, बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 1.2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 ऐसा नंबर हो जाए कि ना तो वो रेकरिंग हो और ना टर्मिनेटिंग हो, ना तो वो रुक रहा हो और ना ही बार बार क्या इसके आगे क्या आएगा हमें पता नहीं है। तो ये जो नंबर होता है इस नंबर को बोलते हैं इरेशनल नंबर। आपने पढ़ा होगा इरेशनल नंबर, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपने पाई पढ़ा होगा, तो पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। अगेन आपके माइंड में कुछ कंफ्यूजन होगा, कहीं कहीं पे पाई इज इक्वल टू यूज कर लेते 22/7। सो 22/7 इज रेशनल बट पाई इज इरेशनल, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है आपको, क्लियर है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि जो Q होगा इसका मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो Q प्लस मतलब पॉजिटिव 1/2 3/5, तो वो सारे क्या हो गए पॉजिटिव रेशनल नंबर। अगर Q माइनस लिखा हुआ है दैट मीन्स नेगेटिव रेशनल नंबर, जैसे -1/3 -2/5, क्लियर है। ये सारे टर्म्स है जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्या हो सकता है जब अलग अलग सेट को डिस्क्राइब करोगे ना तो वहां पे ये सारी चीजें यूज होंगी, ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा R। कहीं पे अगर R से रिप्रेजेंटेशन हो रहा है दैट मीन्स सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब जितने भी नंबर आपने अभी तक पढ़ चुका है, जितने भी नंबर के बारे में मैंने बताया वो सारे रियल नंबर्स हैं, वो सारे रियल नंबर हैं। कोई भी नंबर आप सजेस्ट करो, 1.2 रियल नंबर, 1.212 जो अभी हमने एक ऐसा बनाया था जिसमें क्या आने वाला है नेक्स्ट पता नहीं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, वो भी रियल नंबर होगा। तो जितना भी हमने नंबर पढ़ा ना वो सारा रियल नंबर होगा। तो अगेन R प्लस होगा तो पॉजिटिव रियल नंबर, R माइनस होगा तो नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है, ओके। एंड एक और टर्म आ रहा है यहाँ पे C मीन्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, आपने अभी तक ये पढ़ा, ये सारे नंबर्स पढ़े होंगे, शायद कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको पता हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट कोई इशू नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। आपने अभी तक ये पढ़ा है कि कोई भी नंबर है अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, बट अगर यहां पे -9 लिख दें तो आपने क्या पढ़ा है, नॉट पॉसिबल। ये चीज पॉसिबल नहीं है, यानी नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। केवल पॉजिटिव नंबर्स का ही, पॉजिटिव रियल नंबर का ही स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया जा सकता है। नेगेटिव रियल नंबर हो तो उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। बट अब आप पढ़ने वाले हो, एक टर्म पढ़ोगे आप, अलग से आपका एक चैप्टर ही होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, वहां पे पढ़ोगे आप कि आई स्क्वायर, इसको पढ़ते हम लोग आयोटा, ठीक है। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, ये आप पढ़ोगे अभी, जस्ट थोड़ा सा कंसेप्ट, क्योंकि यहां पे ये नंबर आ गया इसलिए। तो आई स्क्वायर जिसको आयोटा बोलेंगे, तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। अब अगर ये -9 है तो इसको ऐसा लिख सकते क्या, आयोटा स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, और इसका अगर स्क्वायर रूट लें तो क्या हो जाएगा, ये i और ये 3, दैट मीन्स इतना इक्वल टू क्या आ गया 3i, यानी -9 का भी स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट कर दिया, वो आ गया 3 आयोटा।
कहीं पे भी आपको ये आई दिखेगा ना, आयोटा, दैट मीन्स समझ जाएंगे कि ये किस तरह का नंबर है. सो ये इमेजिनरी नंबर है. किस तरह का नंबर है? इमेजिनरी नंबर. यानी रियल में तो ये नंबर होते नहीं है, बट हमारा एज्यूम्शन है. ठीक है, तो ये क्या हो गया? इमेजिनरी नंबर्स. अब इन दोनों का, जैसे रियल नंबर हमने पढ़ा 2, 3, 5 कुछ भी हो सकता है, और इसके साथ हमने पेयर बना दिया. किसके साथ? इसके साथ. हो सकता है 2 माइनस भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है, बट हमने क्या रखना वहां पे? रियल, इमेजिनरी. तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया रियल और ये हो गया इमेजिनरी. दोनों को कंबाइन किए, क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स नंबर. आई होप कि आपको ये चीज क्लियर होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है. यानी कहीं पे भी अगर आई दिख रहा है, बस समझेंगे कि वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व हो रहा है. ठीक है, अब आगे चलते हैं. ओके, अब बहुत सारी चीजें हमने सीख ली. कलेक्शन बना लिया, सेट बना लिया, पहचानना, डिफरेंशिएट करना सीख गए. तो क्या उससे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बना सकते हैं? कर सकते हैं. तो आइए कुछ एक्सरसाइज करते हैं. ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कलेक्शन एंड अ सेट? सेट एंड कलेक्शन में क्या डिफरेंस है? अभी आपको पता है ना कि जो कलेक्शन होगा वो वेल डिफाइंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. यानी जो कलेक्शन हमारा यहां पे क्या बना रहे हैं? दो चीज, कलेक्शन ऑफ डेटा. तो ये वेल डिफाइंड हो सकता है या हो सकता है ये वेल डिफाइंड ना हो. दोनों चीजें हैं. अगर वो कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा तो वो सेट होगा, अदरवाइज वो सेट नहीं होगा. ये चीज क्लियर है? तो अगर सेट और कलेक्शन में डिफरेंस पूछा जाए तो आप क्या कह सकते हो कि कलेक्शन ऑफ डेटा वेल डिफाइंड हो सकता है या वेल डिफाइंड नहीं भी हो सकता है, बट जो सेट होगा वो ऑलवेज वेल डिफाइंड होगा. एक चीज और भी यहां से आप नोट डाउन कर सकते हो, क्या? कि सारे सेट, जितना भी सेट होगा वो कलेक्शन होगा, डेफिनेटली होगा, बट सारा कलेक्शन सेट हो ऐसा जरूरी नहीं है. क्लियर है? अब यहां पे कुछ आप एग्जाम्पल दे सकते हो. एग्जाम्पल कैसा दे सकते हो? जैसा गुड क्रिकेट प्लेयर्स. तो यहां पे जो वर्ड गुड क्रिकेट प्लेयर्स है ना, उसका लिस्ट बनाना है. तो यहां पे जो वर्ड गुड क्रिकेट प्लेयर होगा ना, वो वेल डिफाइंड नहीं है. अगर आप लिस्ट बनाओगे तो हो सकता है उसमें कोई ऑब्जेक्शन लगा दे, है ना. हो सकता है कोई बोले कि नहीं ये गुड प्लेयर नहीं है. तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो. ये चीज ध्यान रखना ऑलवेज कि कलेक्शन ऑफ डेटा सेट हो भी सकता है. कलेक्शन ऑफ डेटा जो होगा हमारा वो सेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट जो सेट होगा वो ऑलवेज कलेक्शन ऑफ डेटा होगा. क्लियर? कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं. ओके, सो क्वेश्चन है, आप अच्छे से पढ़ोगे एंड समझोगे. विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट? जितने भी कलेक्शंस दे रखे हैं कौन सेट्स है? अगर है जस्टिफाई करो, नहीं है जस्टिफाई करो. सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 50, यानी 50 से कम सारे नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन, क्या वो सेट होगा? यस, क्योंकि अगर यहां पे आप सेट बनाओगे, यानी अगर कलेक्शन करोगे तो क्या क्या हो सकता है? 1, 2, 3, 4 ऐसे चलता जाएगा. कहां तक? लेस देन 50, दैट मीन्स 49. अगर लेस देन इक्वल टू होता तब यहां पे 50 लिखते, अदरवाइज केवल यहां पे क्या है? लेस देन 50.
तो 1 से लेकर 49 तक, तो ये कलेक्शन सेट है, क्योंकि कोई ऑब्जेक्शन यहां पे नहीं कर सकता, ये वेल डिफाइंड है। ठीक है, तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्या होगा, ये सेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। इंडिया में गुड हॉकी प्लेयर्स का लिस्ट या कलेक्शन क्या सेट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पे गुड हॉकी प्लेयर्स, आप गुड किस बेसिस पे बना रहे हो? क्या क्राइटेरिया रखा है आपने? कुछ क्राइटेरिया नहीं दिया है यहां पे। आपने ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं रखा कि वैसे प्लेयर्स जिन्होंने अब तक 100+ गोल कर लिया हो, वैसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है, तो ये सेट नहीं होगा, क्योंकि गुड इज नॉट अ वेल डिफाइंड वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। यस, ये सेट होगा क्या? कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स, ऑल गर्ल्स, क्या यहां पे ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, ये वेल डिफाइंड डेटा लग रहा है क्या? बिल्कुल लग रहा है। आपका क्लास होगा, हो सकता है क्लास में आपकी 10-15 लड़कियां होंगी, उसका लिस्ट बना दोगे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा उसमें, क्योंकि हाँ, आपने जो भी लिस्ट बनाया वो सारी लड़कियां आपके क्लास में हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो ये सेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। अब इंडिया में मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, यहां पे क्राइटेरिया आपने रखा है क्या? मोस्ट टैलेंटेड आप किस बेसिस पे बोल रहे हो? या तो वैसे राइटर्स जिन्होंने 100+ नॉवेल्स लिखा हो, या जिसने 50+ नॉवेल्स लिखा हो। यहां पे कुछ भी क्राइटेरिया हमने नहीं रखा है। ये मोस्ट टैलेंटेड इज नॉट अ वेल डिफाइंड वर्ड। मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, ये जो डेटा देगा हमें वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। हो सकता है आप बोल दो कि कोई भी ABC राइटर है, वो मोस्ट टैलेंटेड हो सकता है, आपके सामने वाला, आपके टीचर्स, आपके फ्रेंड्स, आपका भाई बोले कि नहीं वो नहीं है। ऑब्जेक्शन, तो जहां पे भी ऑब्जेक्शन आएगा वो सेट नहीं होगा। नेक्स्ट, आई होप कि आपने ये बना लिया होगा। सो द कलेक्शन ऑफ ऑल डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, क्या ये डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स वेल डिफाइंड है क्या? हो सकता है आपको अलजेब्रा टफ लग रहा हो, ऐसा हो सकता है ना कि आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन आपका फ्रेंड हो वो बोले अरे अलजेब्रा का तो क्वेश्चन ऐसे ही बना लेते हैं, सिंपल है, तो यहां पे ये ऑब्जेक्शन है। तो जहां पे अभी ऑब्जेक्शन होगा ना, वो सेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी सेट नहीं होगा। आई होप कि इसमें आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। और भी क्वेश्चन लेते हैं। ओके, सो यहां पे है द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए सारे नॉवेल्स का कलेक्शन, क्या ये सेट होगा? डेफिनेटली, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ जो भी नॉवेल्स है वो फिक्स्ड है, और ऐसा नहीं कि उन्होंने लिख दिया तो उस पर दूसरा नाम लिख दोगे कि ये मुंशी प्रेमचंद ने नहीं लिखा, किसी और ने लिखा है, यानी यहां पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता है। सो ये हमारा सेट होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। जे से लेटर, जे से स्टार्ट होता हुआ मंथ्स का ऐसा नेम का लिस्ट। ऑब्वियसली जनवरी लिखोगे आप, जनवरी, फरवरी नहीं हो सकता है, मार्च नहीं हो सकता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो ये सारा लिस्ट। अब इस पे किसी का ऑब्जेक्शन होगा क्या? नहीं होगा, तो ये भी हमारा सेट होगा। उसके बाद द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो या ये चैप्टर पढ़ रहे हो, इसमें एक एक्सरसाइज होगा,
आपसे बोला गया कि सारे क्वेश्चन का कलेक्शन, तो क्वेश्चन तो फिक्स है ना, जो आपको एक्सरसाइज दिया हुआ उसमें फिक्स है, वहां से सारा कलेक्शन आप बना लोगे तो ये भी सेट हो जाएगा। उसके बाद है द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स, प्राइम नंबर के बारे में हमने बताई थी आपको। सो कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स, सो 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। डॉट डॉट का मतलब ये चलता जाएगा, है ना। तो ये भी कलेक्शन जो है ये क्या होगा, ये भी कलेक्शन क्या होगा, सेट होगा। ऑल्दो बहुत दूर तक जा रहा है ना, बहुत, ये इन्फिनाइट तक जा रहा है, फिर भी ये सेट होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका जो सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो काउंटेबल यानी फिक्स होगा तभी सेट होगा। सेट आपका फाइनाइट भी हो सकता है, फाइनाइट मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स हो, कांस्टेंट हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वैसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स ना हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट में। यहां तक आई होप कि क्लियर होगा। अब कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, और यहां पे क्वेश्चन हमने आपको ये एक सिंबल होता है, ये एक सिंबल है, इसको हम लोग पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। और इसको हमने कट कर दिया, ये हो गया नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। अगर बात करो ना तो ये जो सिंबल्स है ना, ये एप्सिलॉन का वेरिएंट्स है, आप पढ़ोगे आगे एप्सिलॉन, है ना। तो ये सारे सिंबल जो है ना एप्सिलॉन का वेरिएंट है। एप्सिलॉन मतलब बिलोंग्स टू, और एप्सिलॉन पे कट कर दिया तो नॉट बिलोंग्स टू। अब इसका मतलब क्या है यहां पे समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास एक सेट है ए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसमें एलिमेंट्स हैं। अगर हम यहां पे ऐसा लिख रहे हैं ए, उसके बाद ये सिंबल और ए, दैट मीन्स इसको क्या पढ़ेंगे, ए बिलोंग्स टू सेट ए, यानी ए जो है सेट ए में प्रेजेंट है। जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल लिया ए बी सी, ठीक है, यानी कोई ए एलिमेंट्स है जो सेट ए में प्रेजेंट है, यानी सेट ए किससे बिलोंग कर रहा है, यानी एलिमेंट ए किससे बिलोंग कर रहा है, तो सेट ए से। अब ऐसा लिख सकते हैं क्या, ई नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि इस वाले सेट में ई कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। आई होप कि ये चीज समझ में आ गया होगा, बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू, क्लियर है, ठीक है, ओके। अब इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, इसको एक बार करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आई होप कि आपने कर भी लिया होगा, इस कंसेप्ट जो आपने कंसेप्ट दिया इस पे बेसिस आपने ये क्वेश्चन सॉल्व भी कर दिया होगा, राइट। देखते हैं एक बार सॉल्व करके, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन, अभी हमारे पास सेट ए दे रखा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सेट है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इसमें फिल करना है क्या, या तो ये होगा नहीं तो ये होगा, एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट। सो 4, क्या 4 इसमें है, यस, सो ऐसे फिल कर देंगे। -4 नहीं है तो ऐसा। उसके बाद 12 है क्या, नहीं है, नहीं है। 9 है, 0 है, -2 नहीं है, यानी जो एलिमेंट्स होगा उसको इस सिंबल से, और जो नहीं होगा उसको इस सिंबल से। एक क्वेश्चन मैं और आपको बता दूं एक बार, जैसे मान लो ए सेट है हमारे पास 1, 2, 3 है, एक सेट बी है जिसमें
जिसमें ले लेते हैं 4 5। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 5 स्पेस, अब अगर मान लो ऐसा लिख दें 5 बिलोंग्स टू, 5 किस में बिलोंग करेगा, तो सेट ए में नहीं है, सेट बी में है। अगर मान लो आपको क्वेश्चन में ऐसा दे देता 5 और यहां पे दे देता ब्लैंक, तो क्या जाता, ए। ठीक है, आई होप कि ये चीज समझ में आ गया होगा। सो आज का क्लास बस यहीं तक रखते हैं। ये सारा बेसिक कंसेप्ट था, कैसे आप कलेक्शन को सेट बोल सकते हो, है ना। एलिमेंट्स होगा तो कैसे बता दो, कैसे रिप्रेजेंट करोगे कि वो एलिमेंट्स उस सेट का एलिमेंट्स है, उस सेट का मेंबर है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हमने देखा, है ना। तो ये सारी चीजें हमने इस क्लास में सीख ली, यानी सारा बेसिक समझ लिया है। इसके आगे जो होगा हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, है ना। सो आप हमसे जुड़े रहिए। नेक्स्ट क्लास, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी चीजें सीखेंगे, है ना। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।